चल फैंटास्टिक. So postage stamps is the next written sources, my dear students. What we are studying? We are studying about the written sources of history. हमने sources of history chapter को शुरू किया. इसमें हम देखे कि बहुत सारे अलग अलग sources of history हैं. Written sources है, oral sources है, then audiovisual sources है, material sources है. तो उसमें से हमने written source का पहला जो था that was newspaper, इसके बारे में discuss किया, understand किया. And now we are proceeding towards the next form of written source, that is postage stamps. Okay, अब postage stamps का क्या importance है? तो my dear students, postage stamp कब बनाया जाता है वो जान के लेते हैं पहली बात तो. ठीक है, अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे देश के, तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, बराबर है कि नहीं? और इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था. तो उनके इमेज का स्टैम्प बना. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इमेज का स्टैम्प बना. तो ये स्टैम्प क्या मतलब आने वाली जनरेशन को क्या पता चलता है? आने वाले जनरेशन को ये पता चला कि इस समय में मतलब 1947 के पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये इंफॉर्मेशन पता चलता है. कब पता चलता है? 1947 के बाद में, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30, 40, 50 साल बाद, आज के डेट में भी अगर वो स्टैम्प देखेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि 1947 के पीएम कौन थे करके. देन ये बात पता चलता है. और उसी प्रकार से कभी हो सकता है जैसे कि हमने हमारा नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सब चीजों को डिक्लेयर किया, तो ये भी लोगों तक पहुंचना चाहिए ना कि हमारा नेशनल बर्ड ये है, नेशनल एनिमल ये है करके. तो उसका भी क्या बनाया जाएगा? पोस्टेज स्टैम्प बनाया जाएगा और वो सर्कुलेट होगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि बाबा ये हमारा नेशनल एनिमल है और ये साल में ये चीज को डिक्लेयर किया गया था. समझ में आ रहा है क्या? यस. तो अगर आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे कुछ एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे कि कोरोना हुआ, बराबर है कि नहीं? तो इसको याद रखने के लिए कोरोना का भी एक पोस्टेज स्टैम्प बना सकते हैं. मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन है, ये भी एक ऐतिहासिक बात है ना, मतलब हिस्टोरिकल चीज है. यहाँ 2020 में कोरोना आया था, तो कोरोना का वो ऐसा जो गोल वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका एक स्टैम्प बना सकते हैं ताकि आज से 30-40 साल बाद जब लोग देखेंगे, 10 साल बाद जब लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि 2020 में क्या हुआ था करके, है ना? So that is the importance of postage stamp. Let's see, my dear students. But ध्यान दो, postage stamps. Postage stamps don't reveal anything on their own. तो postage stamp अपने आप से तो कुछ बोलते नहीं है, my dear students. उस मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो communicating device है या something है, ऐसा तो कुछ नहीं है. But yet a historian makes them speak. लेकिन उसका इतिहास पढ़ने पे हमको पता चलता है कि वो किस पीरियड को बिलोंग करता था और उस टाइम पे का क्या सिग्निफिकेंस था. There have been several changes in the postage stamps since India became independent. Postage stamps reveal a lot of us about the changing times due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and the color schemes. My dear students, novelty मतलब क्या? Yes, anybody knows what is novelty? नोवेल्टी मतलब वैरायटी नहीं होता. नोवेल्टी मतलब होता है न्यू. ओके, नोवल मतलब क्या? न्यू. ओके, फाइन. सो द नोवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स. सो हर बार नया कुछ ना कुछ नया चीज को लाया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प. तो दैट वाज वेरी मच क्रिएटिव and that was making it very much attractive. बहुत अच्छा लग रहा था कि यार रोज मतलब हर कुछ एक पीरियड के बाद में नया पोस्टेज स्टैम्प. तो आगे हम लोग देखेंगे कि पोस्टेज स्टैम्प कितने होते हैं करके.
और पोस्टेज स्टैम्प को समझना, स्टडी करना, उसको भी एक सब्जेक्ट करके बनाया गया माय डियर स्टूडेंट्स. विल सी टू इट. आगे बढ़ते फिलहाल. The postal department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, an event, or a silver, golden, diamond, jubilees, or centenary, bicentenary, tercentenary of different events. Okay, one by one we'll try to understand what all these things are. ये सब क्या चीजें हैं करके, ठीक है? तो सिल्वर जुबली तो सबको पता रहेगा. Yes, when 25 years is completed, it is silver jubilee. 50 years is completed, it is golden jubilee. 100 years, sorry, 75 years is completed, it is diamond jubilee. 100 years is completed, it is centenary. Okay, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो चाहे तो 100 years, bicentenary 200 years, tercentenary 300 years. Okay, ऐसा है concept my dear students. Okay, 25 years, 50 years, 75 years, 100 years, 200 years and 300 years. तो 300 साल पूरे हो गए तो उसको tercentenary बोलते हैं. So it is therefore a valuable repository of history. Repository. What do you mean by repository? Yes, repository का मतलब क्या होता है? नहीं पता किसी को भी? Part or element. Okay, part or element. It's the most valuable part of history. I don't know, the written format is working little slow. I don't know why it is working slow. मैंने तो लिख दिया है और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो उधर की टाइप हो रहा है. I have written and I'm talking to you and it is still like, okay, fine. Okay, some additional information is given. ये सिर्फ एक additional information है my dear students. Okay, क्या है? तो यहाँ पे एक इंसान तुमको फोटो में दिखाई दे रहा है, उसका नाम है जल कूपर. Okay, his name is जल कूपर. अब इस इंसान ने क्या किया my dear students? इस इंसान ने स्टैम्प कलेक्ट किया. देखो हमारा हॉबी होता है, सबका कुछ ना कुछ हॉबी होता है कि नहीं होता है? चलो हम लोग एक एक जन से जानते हैं कि उनका हॉबी क्या है करके. ग्रीष्मा, व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobby is dancing. Dancing is your hobby. Okay, nice. And Maria, what is your hobby? My hobby is to drawing. Drawing is your hobby. Palak, what is your hobby? Yes, Palak, hobby क्या है? पलक कुछ बोल रहे हो? सुनाई तो नहीं दिया मुझे. अनम्यूट करके बोलो. यस पलक. ओके पलक, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द माइक. ओके, एक काम करो, सेशन लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखो, ठीक है, क्विकली. तब तक मैं शुभश्री के पास आता हूँ. शुभश्री, व्हाट इज योर हॉबी? Dancing. डांसिंग. ओके. नम्रता? Dancing. डांसिंग. रूपाली? ओ रूपाली. ऑडियो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है लगता है. We'll move to मंदार. मंदार, what is your hobby?
Drawing. मुझे लगा biting the nails. Drawing. Roshan, what is your hobby? Playing keyboard. Huh? Playing keyboard. Playing keyboard. Wow. Nice. Satyam, Yes, sir. what is your hobby? Sir, playing cricket. Playing cricket is your hobby. Okay. Yashashri? सर घूमना पसंद है, बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है. Yes, Yashashri, what is your hobby? Painting. Painting. Okay. Fine. So I'll not keep on asking everyone that what is their hobby. Okay. But if you ask me, sir, what was your hobby in your childhood? जब मैं तुम्हारे एज का था तो मेरा हॉबी ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी था या डांस करना या गाना गाना मेरा हॉबी था. माय हॉबी वाज समथिंग डिफरेंट. मुझे ना ऐसे स्टेशनरी के दुकान में ना भगवान के फोटो मिलते थे. ऐसा पूरा चार्ट मिलता था भगवान के फोटो का. हर रो में 3 फोटो होते थे. ऐसे 9 का पूरा एक चार्ट होता था. फिर उसमें अलग अलग भगवान होते थे. शंकर भगवान होते थे, कृष्ण भगवान होते थे, जीसस क्राइस्ट होते थे. सब अलग अलग रिलीजन के भगवान होते थे. मुझे क्या अच्छा लगता था उनको कट करना. ठीक है, रेक्टेंगल शेप में मैं कट करता था और अपने मतलब कुछ एक ऐसे बुक्स जैसे रहते थे ना उस पे उसको स्टिक करता था. मतलब अलग अलग भगवान का अलग अलग अपीयरेंस ऐसा करके मैं स्टिक करके रखता था. एंड स्टिल आई एम हैविंग दैट थिंग. मेरे पास आज भी वो पूरे के पूरे बंच है ऐसे के ऐसे. आई डोंट नो हाउ मच मनी आई वुड हैव स्पेंड ओवर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. खरीद के मैं वो करता था. ये हो गया एक हॉबी. ठीक है. दूसरा हॉबी इफ यू आस्क मी, मुझे ना म्यूजिक सॉन्ग्स मतलब जो MP3 सीडीज होते हैं ना वो बहुत पसंद थे. सो MP3 सॉन्ग्स के मेरे पास ऑलमोस्ट एक बैग भर के सीडीज है. मतलब पहले से पुराने जमाने से लेके अभी तक के तुम बोलो जो सॉन्ग बोलो यू विल फाइंड विद फाइंड दोस सॉन्ग्स विद. ये मेरा सेकंड हॉबी था. तो ऐसी चीजों को कलेक्ट करके रखना मुझे बहुत पसंद था. पर ऐसे ही व्यक्ति थे जल कूपर भी. जल कूपर वाज आल्सो ऑफ द सेम थिंग. आई थिंक सो अभी तुमको समझा रहेगा कि हॉबी एक्चुअली तुम्हारा क्या हो सकता है करके, है ना. Dancing, singing, I think so these all things you can count it as to be the things which you like the most. It may be your it may be for a passion you may be doing it. But कुछ ऐसा चीज जो एक क्रेजी टाइप का है. क्रेजी मतलब समझते हैं ना. मतलब कलेक्टिंग स्टैम्प पेपर्स इज अ क्रेजी थिंग. कलेक्टिंग कॉइन्स कलेक्ट करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये हॉबी भी तुमको रहा रहेगा. लेकिन अभी जैसे जैसे बड़े हो गए रहोगे उस कॉइन्स को तुमने वड़ा पाव या तो पिज्जा बर्गर में कन्वर्ट कर लिया रहेगा. आई थिंक सो. या फिर कैडबरी चॉकलेट में कन्वर्ट कर लिया रहेगा. सो कॉइन्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉइन्स का तो बहुत सिग्निफिकेंस है माय डियर स्टूडेंट्स. कुछ कॉइन्स इतने वैल्यूएबल होते हैं कि समय के साथ उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है. ओके. जैसे जूने पुराने कॉइन्स है उनका आज के डेट में जैसे 1 रुपये का जो ओल्ड नोट है, 1 रुपये का ओल्ड नोट, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स. वो 1 रुपये है लेकिन उसका तुम अगर उसको ऑक्शन करोगे ना यू विल गेट मच मोर देन द वैल्यू. मतलब तुमको 1000, 5000, 10,000, 50,000 तक भी मिल सकता है. ओके. उसके वेबसाइट्स होते हैं, उस पर ऑक्शन करेंगे तो बायर्स, इंटरेस्टेड बायर्स वुड लाइक टू बाय इट फ्रॉम यू एट दैट पर्टिकुलर प्राइस. तो ये एक हॉबी है लोगों का. तो ऐसे ही जल कूपर का भी एक हॉबी था कि वो पोस्टेड स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. इतना पोस्टेड स्टैम्प उन्होंने कलेक्ट किया कि लेटर ऑन ही बिकम एन एक्सपर्ट इन द पोस्टेड स्टैम्प्स. मतलब उनको पता था कि कौन से देश का कौन सा पोस्टेड स्टैम्प होता है, किस चीज के लिए कौन सा पोस्टेड स्टैम्प कब यूज हुआ था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था. ऑल दिस थिंग्स ही वाज हैविंग द नॉलेज. It was so been recognized by the people and the government
दैट इस स्टडी को एक सब्जेक्ट करके नाम दे दिया माय डियर स्टूडेंट्स। इस हॉबी को एक सब्जेक्ट बना दिया गया और उस सब्जेक्ट को बोला जाता है फिलाटेलिक। फिलाटेलिक क्या बोला जाता है? फिलाटेलिक। ओके, सो कलेक्टिंग द पोस्टेज स्टैम्प्स और एन एक्सपर्ट इन द पोस्टेज स्टैम्प इज कॉल्ड एज फिलाटेलिस्ट। ओके, चलो जानकारी लेते हैं इसके बारे में। काइंडली पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन माय डियर स्टूडेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, the Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977। तो 1977 में जल कूपर ये स्टैम्प इंट्रोड्यूस किया गया। अब जल कूपर का स्टैम्प खुद का स्टैम्प बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। जो इंसान इतने सारे स्टैम्प कलेक्ट करता था, जिसको इतने सारे स्टैम्प्स का नॉलेज था, उसका खुद का एक स्टैम्प बन गया। इट्स एन अचीवमेंट, यस और नो? Okay, sir, I am collecting 10 rupees coins. Yes, that is a hobby. 10 रुपीज कॉइन कलेक्ट करना या कॉइन्स कलेक्ट करना, अलग अलग। देखो तुम अभी तो भी ठीक है यार, अभी तो कॉइन्स बहुत सिमिलर आते हैं। पहले कैसा होता था ना, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, उसके पीछे ना अलग अलग इमेजेस होता था। भगवान का इमेज होता था, कभी फ्लावर होता था, कभी किसी लीडर का फोटो होता था, अलग अलग होता था। तो दैट वाज यूनिकनेस, समथिंग डिफरेंट। उसका कलेक्शन इफ यू डू, you can see that there were many different types of coins been introduced in our country. Okay, ये क्या हुआ? Jal Cooper was an internationally acclaimed philatelist. Now who is a philatelist? आगे दिया गया है an expert on the subject of postage stamp. ठीक है, तो एक एक्सपर्ट जो पोस्टेज स्टैम्प का नॉलेज रखता है उसको क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। ओके, बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई। कहाँ पे पैदा हुए थे? मुंबई में पैदा हुए थे। कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे? पारसी रिलीजन को बिलोंग करते थे। कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे देश का स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने स्टैम्प्स आए हैं उसका जर्नल मतलब समझते हैं ना, जैसे तुम्हारा साइंस का जर्नल होता है, वैसे पूरा पोस्टेज स्टैम्प का उन्होंने जर्नल बनाया, एडिट किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया। मैंने बताया ना तुमको, फिलाटेलिक एक सब्जेक्ट बन गया और उसका एक डिपार्टमेंट बना। ब्यूरो मतलब डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो बना इंडिया में और उसका हेड किसको बनाया गया था? जल कूपर को। An office that collected stamps. He founded the Empire of India Philatelic Society. उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, उसका नाम था इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। मतलब देखो, स्टैम्प कलेक्ट करना ना ये बहुत जन का हॉबी हो सकता है और बहुत अलग अलग स्टैम्प्स है अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो लोग कलेक्ट करते हैं उनका एक क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का गेट टुगेदर या कमिंग टुगेदर, दैट इज इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। ओके, he went on to write many books on this subject. He gave a scientific bent to this hobby. Bent, my dear student, bent मतलब way. Bent means way. मतलब ऐसा नहीं था कि ये एक चाइल्डिश या सिली form of activity. No, it's a very serious form of activity that he was collecting so many postage stamps. He played a pivotal role in taking the study of Indian postage stamps to the international level. Pivotal role, important role. Pivotal role, important role. Just a minute, students. Okay. So having started his career as a postage stamp collector, Cooper achieved the expertise of a philatelist at an international level.
The postage stamp on the Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प बना माय डियर स्टूडेंट, जिसके ऊपर जल कूपर का खुद का फोटो आ गया, दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट व्हिच जल कूपर हैज मेड, है ना। मतलब ऐसा कुछ कार्य करना कि अपना भी खुद का एक पोस्टेज स्टैम्प बनना, ये सच में एक इम्पोर्टेंट बात है। इट्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इट्स अ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट। Moving further, my dear students, I hope that postage stamp clear है। अगर किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Yes, go ahead. Sir, what is mean by pivotal? क्या बोल रहे हो? What is mean by pivotal? Pivotal या pivotal बोलते हैं इसको, ठीक है। So that means important. Pivotal role, important role. Pivotal role, important role. ओके, और कुछ पूछना है तो पूछो। यशस्वी वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑफ नहीं करने का। Done? No doubts, my dear students? Fine. So we'll move to the next sources, that is material sources. अब material sources समझना काफी simple है। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान है ना, उसको material बोलते हैं, तो वो material sources होता है। Kindly pay attention. Material sources. The following sources are included among the physical sources, that is material sources. So what all things are there? Coins है, places of worship है, things in daily use, royal seals, ornaments, museums, clothing, modern architecture. These all are considered as to be material sources, क्योंकि ये वस्तु है, ये चीजें हैं, दिखाई देती हैं, हम इसको छू सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको material sources मानते हैं। इसमें से कोई चीज अगर तुमको नहीं पता रहेगा, कॉइन तो पता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब मंदिर हो गया, चर्च हो गया, थिंग्स इन डेली यूज बर्तन हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, तो दिया है क्लॉथिंग। रॉयल सील्स, ये सील्स क्या होता है सर? तो सील्स मतलब मोहर, मोहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोहर, ठीक है। सील्स दो टाइप के होते थे माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ एक कॉपर प्लेट्स होते थे, जैसे आज के डेट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो देखो स्कूल वगैरह में हमने देखा रहेगा, नोटिस बोर्ड पे वो इन्फॉर्मेशन एक प्रिंट लगा के चिपकाया जाता है, बराबर है कि नहीं? उस टाइम पे थोड़ी ना पेपर था, तो उस टाइम पे एक मेटेलिक शीट के ऊपर एम्बॉस किया जाता था इन्फॉर्मेशन को, और उस चीज को इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे नेल किया जाता था, मतलब कीले से ठोका जाता था, ताकि जो भी पैसर बाइज है, मतलब जो वहां से आएंगे जाएंगे, वो उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। दैट वाज द पर्पस। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी होता है, म्यूजियम्स तो पता है जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रेयर चीजें हैं उसको स्टोर किया जाता है। एंड देन मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो जो भी बांधकाम किया गया है, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए हैं, डैम कंस्ट्रक्ट किए गए, तो दोज आर आल्सो मटेरियल सोर्सेस। ओके, तो उसमें सबसे पहला और बेसिक दिया है कॉइन्स। कॉइन्स हम सबको पता है क्या होता है ना, चलो देखते हैं। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स, इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो हमारे देश में पैसा छापने का काम कौन करते हैं? मनी सर करते हैं, इसके लिए उनका नाम मनी सर है? नहीं नहीं, बिल्कुल। कोई कुछ बोलना चाहता? मनी सर तो नहीं करते, आरबीआई करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री का रिजर्व बैंक होता है, उसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही पूरा मॉनेटरी पॉलिसी, पूरा मॉनेटरी एक्टिविटीज को हैंडल करता है। तो हमारे देश में वो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, जिसको नोट छापने का काम है। अब तुम बोलोगे कि सर फिर देश में इतना गरीबी है, कोरोना की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया है, आरबीआई थोड़ा बंडल बंडल में छाप के देने बोलो ना सर सबको, थोड़ा 2-4 बंडल हमको भी दे दे, 2-4 मतलब 2-2 हजार का, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर, हम लोग सब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो रीजन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल ये जान के लोग कि मतलब लोग ऐसा सोच सकते हैं, है ना सर उसका उसके पास तो बहुत पैसा होगा। हाँ, आरबीआई के मतलब जो नोट छापता है तो उसको पैसे की क्या कमी रहेगी, समझ रहे हो क्या? अभी कभी एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में कभी पैसे की कमी होती है क्या? नहीं, जितना चाहिए उतना निकालो, है ना, तुम निकालते निकालते थक जाओगे, वैसी बात हो गई। देखो आरबीआई क्या है, हमको पता है, हमारा एक अकाउंट होता है किसी ना किसी बैंक में, है ना, किसी ना किसी कोऑपरेटिव बैंक में होता है, किसी ना किसी प्राइवेट बैंक में होता है, या किसी ना किसी नेशनल बैंक में होता है, बराबर है कि नहीं? हमारा अकाउंट उस बैंक में होता है। लेकिन सभी बैंकों का बैंक, मतलब सभी बैंकों के लिए बैंक, बैंकर्स बैंक, ओके, इज आरबीआई, इज आरबीआई। मतलब सभी बैंक के अकाउंट्स संभालना, देखना, हैंडल करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। हमारा अकाउंट किसके पास होता है? हमारा अकाउंट किसी ना किसी बैंक के पास होता है, लेकिन उस बैंक का अकाउंट किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया रहेगा, सर हम एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या आरबीआई के साथ? ऐसा एक दिमाग में क्वेश्चन आया रहेगा, सर हमको भी एक अकाउंट ओपन करा दो ना, डायरेक्ट नोट मिलेगा ना 2-2 हजार का। तो नहीं, नॉर्मली कॉमन पीपल, इंडिविजुअल्स कैन नॉट ओपन एन अकाउंट विद द आरबीआई। तुम और मैं आरबीआई से अकाउंट ओपन कर सकते नहीं है। तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, अनम्यूट एंड से हु कैन ओपन एन अकाउंट विद आरबीआई? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या तुम लोग? अनम्यूट नहीं कर रहे हो? मैंने ऑप्शन दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अनम्यूट एंड से Bank. यस, ओनली अ बैंक कैन ओपन एन अकाउंट विद आरबीआई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्यों हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आरबीआई से बंडल बंडल छाप के ले लें। मतलब एक 10 किलो पेपर लेकर गए, आरबीआई को दिया, बोला भाई शाम तक छाप के दे दो ना 10 किलो नोट। ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज नोट का जो मतलब करेंसी का जो प्रिंटिंग होता है वो सर्टेन वैल्यूएशन के बेस्ड होता है, ठीक है। तो इनिशियली गोल्ड वाज कंसिडर्ड एज टू बी द बेसिक वैल्यू, ठीक है। गोल्ड को कंसिडर किया गया था कि देश के पास जितना गोल्ड रिजर्व्स रहेगा तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज टू बी लाइक दैट मच करेंसी कैन बी प्रिंटेड। बाद में समझा कि गोल्ड अकेला चीज थोड़ी ना जो वैल्यू कैरी करता है, सिल्वर भी है, बाकी मेटल्स भी है, और भी बहुत सारी चीज है, बराबर है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से करेंसी दुनिया में आया। सबसे पहले तो करेंसी नहीं होता था, होता था क्या सबसे पहले करेंसी? नहीं। क्या होता था? गुड्स वर बीन एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुमको चावल दूंगा, बराबर है कि नहीं? तुम मुझको चावल दो, मैं तुमको मड़का दूंगा, बराबर है कि नहीं? This type of exchange was been done in the past. Can anyone tell me what type of trade this was called as? इसको क्या बोलते थे? Barter system. Barter. Yes, it was called as barter system. Commodities were exchanged for commodities. बराबर है कि नहीं? तो ये सिस्टम अच्छा था ना सर, मतलब पैसे का टेंशन ही नहीं। आज देखो कि लोग कितना मतलब कितना पैसे के पीछे पागल है, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो सोचो ना कितना अच्छा होता था अगर आज के डेट में भी बार्टर सिस्टम ही चलता था। मान के चलो मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तुम लोग फीस देने के बदले में पैसा नहीं देते थे, तुम लोग मुझे कोई सामान देते थे। ग्रीष्मा मुझे चावल देती थी, मंदार मुझे दाल देता था, शुभश्री मुझे तेल देती थी, रोशन मुझे भाजी देता था,
बराबर है कि नहीं? कितना अच्छा होता था, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? कोई कोई होता था इसमें, और कौन है बाबा इसमें? यशस्वी है, यशस्वी मुझे टेबल बना के देती थी, नम्रता मुझे पॉट बना के देती थी, है ना? ऐसे अलग अलग चीज मुझे बना के देते थे लोग, तो मुझे और कुछ चीजें की जरूरत ही नहीं है जब सब कुछ मुझे मिल रहा है। बराबर है कि नहीं? हाँ, इन रिटर्न तुमको भी तो कुछ ना कुछ मिल रहा है मेरे से, मेरे पास का जो ज्ञान है वो तुमको मिल रहा है ना? तो इस टाइप के एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज था, कुछ ना कुछ हर्डल्स था। क्या हर्डल्स था, क्या डिफिकल्टीज था, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल ग्रीष्मा है, ठीक है? अब मान के चलो कि ग्रीष्मा का ना कैटल का बिजनेस है। कैटल मतलब समझता है ना, बकरी, काऊ, है ना, ये सब चीजों को पालने का। और मेरा बिजनेस क्या था? मेरा ना चावल उगाने का बिजनेस था। आई वॉज अ फार्मर, मैं राइस कल्टीवेट करता था। तो और एक कोई है क्या अपने? हाँ, रूपाली, रूपाली है अपने कुछ पास। मत करना सर। जोश में आ जाता है। ओके, रूपाली भी है हमारे पास। तो रूपाली पॉट बनाती थी, मटका। यस, मटके वाली, है ना रूपाली? और रूपाली, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अब बात करते हैं। तो मान के चलो कि रूपाली को चाहिए चावल, 5 किलो चावल चाहिए। तो मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा? तो रूपाली बोली मेरे मटका बनाती हूँ, मैं तुमको मटका दूंगी। तो रूपाली ने मुझे मटका दिया, मैंने उसको 5 किलो चावल दिया। एक हफ्ते बाद फिर से रूपाली आई, बोली मुझे और 5 किलो चावल चाहिए। तो मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा? रूपाली बोली मटका। तो मैंने एक और मटका लिया। ऐसे करके महीने में मेरे पास 4 मटके जमा हो गए। अब अगला महीना आया तो रूपाली फिर से बोलती है मुझे चावल चाहिए। मैंने बोला तुम मुझे क्या दोगी? तो बोलती है मटका। अब मुझे बताओ, मेरे पास ऑलरेडी 4 मटके हैं, और मटके लेकर के मैं गले में बांध के घूमूं? नहीं। तो अब मेरा रूपाली के साथ जो एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि रूपाली के पास कुछ और देने के लिए नहीं है। उसका तो वही ऑक्यूपेशन है, मटका बनाना है, उसका ऑक्यूपेशन है। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जाम्पल में अपने आपस में डिस्कस करके दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो अब मेरा एक्सचेंज रूपाली के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो रूपाली को प्रॉब्लम हो रहा है कि मड़के उसको बनाने आते हैं, उसके पास बहुत सारे मड़के, लेकिन उसका एक्सचेंज में उसको चावल नहीं मिल रहा है। तो ये एक कंस्ट्रेंट, ये एक प्रॉब्लम समझ के आया लोगों को, किसके बीच में? बार्टर सिस्टम है, ठीक है? अब मैं आता हूँ ग्रीष्मा के पास। ग्रीष्मा के पास क्या है? कैटल्स है ना? तो ग्रीष्मा भी बोली मुझे चावल चाहिए। तो मैंने बोला ये लो 10 किलो चावल लो। तो ग्रीष्मा मुझे क्या दे रही है? तो बोली कि मैं क्या दे सकती हूँ, मैं एक बकरी दे देती हूँ। तो मैं बोला ठीक है। फिर ग्रीष्मा मुझे बोली मुझे 50 किलो चावल चाहिए। तो मैंने बोला उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो बोली मैं एक गाय दे देती हूँ करके। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप्स कल्टीवेट करना इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 to 4 months। चावल उगाना ये 3 से 4 महीने का कार्य है, लेकिन एक कैटल को, एक काऊ को, है ना, छोटा से बड़ा करना इज अ प्रोसेस ऑफ years and years। यस और नो? मुझे बताओ, एक गाय, तो वो गाय थोड़ी ना 3 महीने में बड़ा हो जाएगा। 3 महीने में तो वैसे भी वो बछड़ा ही रहेगा। तो एक गाय को बड़ा होने के लिए तो सालों लगेंगे। तो मुझे बताओ, जो चीज 3 महीने में कल्टीवेट हो रहा है उसको 3 साल या 10 साल के कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करना फेयर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि rice is cultivated within 3 months, okay, but the cow which has to be exchanged, it takes at least 10 years, 15 years, 20 years to grow up, so that it will be useful for a person। मुझे वो कैटल देगी तो मुझे उसका यूज भी तो होना चाहिए, है ना? बछड़ा मुझे देगी तो हर बार बछड़ा मेरे को मिल जाएगा, तो उसके पास काऊ कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम दिखाई दिया कि देयर वाज आल्सो कंस्ट्रेंट इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, मैं घर आ जाऊंगा सर, है ना? कमोडिटी के एक्सचेंज में
प्रॉब्लम था, तो लोगों ने डिसाइड किया कि इसको कैसे रिमूव करने का, किस तरीके से इसको दूर करने का, और उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले मेटल डिस्कवर हुआ। ओके, मेटल में फिर देखा गया कि सब मेटल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। अच्छा, मिल्क देंगे, हाँ मतलब दैट इज पॉसिबल, मिल्क दिया जाएगा काऊ के बदले में, लेकिन मिल्क भी मैं कितना लूंगा, मतलब 50 किलो चावल के बदले में कितना मिल्क लूँ एक दिन में, मतलब मैं, वो मुझे बोले कि मैं 50 लीटर में दूध देती हूँ करके, 50 लीटर दूध लेके मैं क्या खीर बनाऊं? तो दैट वुड आल्सो बी नॉट अ प्रॉपर एक्सचेंज। तो प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें फेयर लगना चाहिए। अब बोलेंगे, कुछ बोलेंगे सर आधा गाय दे दो, आधा गाय का क्या करूंगा मैं भाई, है कि नहीं? आधा गाय का क्या कर सकता है, आधा गाय थोड़ी ना कोई ये करेगा, और गौ माता है हमारे, और माता को थोड़ी ना काट के खाता है। तो फिर तो ये सब कंस्ट्रेंट, ये सब प्रॉब्लम समझ में आने लगा कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, ये एक्सचेंज बराबर नहीं है। तो फिर मेटल को लाया गया। फिर मेटल में देखा गया कि बाप रे इतना हैवी हैवी मेटल्स है, इसको कैसे क्या ट्रेड किया जाए, ये तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जितने सामान अवेलेबल नहीं उससे ज्यादा मेटल अवेलेबल है। फिर देखा रेयर मेटल क्या है, तो गोल्ड एंड सिल्वर वाज डिस्कवर्ड टू बी द रेयर मेटल, तो उसमें उसको ट्रेड करने को यूज किया गया। फिर उस मेटल को उसको शेप दिया गया, शेप मतलब इनटू कॉइंस में कन्वर्ट किया गया। एंड देन कॉइंस, सोचो ना, मतलब अगर तुमको कहीं शॉपिंग वीपिंग को जाने का है तो 2-4 गोनी भर के कॉइन लेके जाना पड़ेगा, बीच में कोई लूट लेगा, है कि नहीं? दैट इज सो पॉसिबल। तो ये सब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यूरोपियंस हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने हमसे सब सोना ले लिया। बोले पागल लोग हो तुम लोग, सोना कौन ट्रेड करता है, ये देखो पेपर, क्या है ये पेपर, ये पेपर लो और पेपर में ट्रेड करो। ऐसा करके हमको नोट चिपका दिया और सब पैसा गोल्ड कॉइन लेकर गए, भाग गए चोर लोग, हेड़ा बना के गए हम लोग, बराबर है कि नहीं? कॉइन, गोल्ड कॉइन्स हमसे ले लिया माय डियर स्टूडेंट, सब गोल्ड कॉइन्स ले लिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले लिए, और हमको क्या चिपका के गए, पेपर, और हम आज तक उस पेपर के पीछे पागल है। So this is how there was a tremendous change in the monetary system, my dear students. Okay, पैसे में इतना बदलाव आते गए। चलो ये पार्ट खत्म करते हैं, then we can end up with the session. The coins from 1950 to those used at present, the metals used for making them, their different shapes, their diversity of the subjects on them together help us understand the important contemporary issues in India. तो कॉइन्स के पीछे कुछ ना कुछ होता है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर 1 रुपए का कॉइन जो दिया है ना, उस पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ तो ग्रेन का सिंबल दिखाई दे रहा है, ग्रेन का इमेज दिखाई दे रहा है, बराबर है कि नहीं? ग्रेन है वो, कौन सा ग्रेन है? मेरे ख्याल से गेहूं है, बराबर। तो 1970 में ये बताया गया कि ग्रेन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, दैट वाज द इंडिकेशन। Coins to convey the message of population control, coins communicating the importance of agriculture and of farmers. ऐसे अलग अलग coins उस पर्टिकुलर पीरियड में प्रिंट किए गए as per the situation, as per the importance of that particular period. Okay my dear students, ठीक है? चलो अभी तुमको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Yes, if you want to ask something you can ask. कुछ नहीं? नो डाउट्स? देखो तुम्हारा डाउट नहीं पूछने का मतलब 2 चीज हो सकता है, या तो मैं जो बता रहा हूँ वो सब तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है, या तो फिर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है कि नहीं? 2 बातें हो सकती है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो हमको सब समझ में आ रहा है, ये पहली बात हो सकती है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I hope that the first one is preferred by everyone, और it is the response of everyone कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है करके, ठीक है?
धीरे धीरे ट्यूनिंग बैठेगा। अभी मेरे ख्याल से आज जो बताया सब बराबर से समझा होगा सबको, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को और क्लियरली समझ में आएगा। ओके, चलेगा। तो आज के लिए हम खत्म करते हैं आज का सेशन। एज आई सेड, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स ओपनिंग अप। ये वीकेंड तक तुम्हारा एक एक सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स लाइक 15th के बाद, मतलब हाँ नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तब तक यू विल बी हैविंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ओके, 2 सब्जेक्ट्स होगा। चलो देन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।